हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीकरण और आज आकर के लेके आ गए हैं आपके लिए वर्क पावर एनर्जी का MIQ पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम पहले भी कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन उसमें करके रखे हुए थे। अब पार्ट 2 में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम और डील करने वाले हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। और जो फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट लगेंगे वो हम साइड में डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका जो पहला सवाल आ गया है वो आ गया है एलिवेटर वाला क्वेश्चन, जो कि पावर से कनेक्टेड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एन एलिवेटर वेइंग दिस मच केजी। अब यहां पर एक छोटा सा मिसनोमर है जो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब भी ये पॉइंट आता है ना वेइंग करके, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि वेइंग का मतलब, ऑब्वियसली वेइंग का मतलब क्या है, ये वेट से है, ठीक है। और जिसको पता है उसको पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। अब ये क्या हो गया, मास इंटू एक तरह का एक्सेलरेशन, जिसके हिसाब से ये एक तरह का फोर्स बन जाएगा और इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए, न्यूटन आनी चाहिए। बट यहां पे जब भी ऐसे दो कंफ्यूजिंग टर्म्स आते हैं, देखिए कंफ्यूजिंग टर्म्स कैसे होंगे। ये पहली बात तो वेट है, तो ये क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन होनी चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, 500 kg। तो 500 kg जो है ना, ये दरअसल मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स मिलते हैं तो आपको भरोसा करना पड़ता है ऑन द यूनिट। किस पे भरोसा करना पड़ता है, यूनिट पे भरोसा करना पड़ता है। इसका मतलब बस बोलने के लिए बोला है कि वो वेट है, बट असलियत में क्या चीज गिवन है, मास गिवन है। क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है। अब उसका मास कितना है, 500 kg इज लिफ्टेड अप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी गई है। नाउ फाइंड द पावर, मिनिमम पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड इन वॉट्स। तो पावर निकालना है और SI यूनिट में निकालना है, वॉट्स में निकालना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सवाल का बेसिक आउटर स्ट्रक्चर था। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, पहले हम जरा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो चीजें कौन सी है, वो बेसिकली पावर है। क्या है बेटा, पावर है। अब पावर के लिए अब जरा एक काम करते हैं, एकदम सही सी स्लाइड लेके चलते हैं और फिर शुरू करते हैं पावर, ठीक है। जरा गौर करिएगा, पावर की जब आपसे कोई बात करे ना, तो पावर जो होता है, दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है। तो पावर कोई भी आपसे पूछ ले, सो दिस इज जस्ट डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लासेस में कि फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है रेट और एक होता है ग्रेडियंट। अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं टाइम से, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट क्वांटिटी, और अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं लेंथ से, इट बिकम्स ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर। अब यहां पे जो पावर है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो वर्क जो होता है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है पता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे अभी भी क्या मौजूद है, टाइम मौजूद है। क्या मौजूद है, टाइम मौजूद है। तो पावर के हिसाब से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो हो चुका है। अब एक काम करो, फोर्स को जरा अकेला छोड़ो, तन्हा, और यहां पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एस, और नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। अब जिसको पता है उसको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो चुका है, जस्ट वेलोसिटी हो चुका है। तो पावर का एक और बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला आ चुका है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है। तो पावर के फॉर्मूले को हम क्या लिखने वाले हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कॉपी किताब लेकर के आप लोग बैठे होंगे तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो ये होता है पावर का बेसिक फॉर्मूला, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब वही फॉर्मूले को हम यहां पे यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे इसको, चलिए जरा शुरू करते हैं। हमेशा मैंने सिखाया है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होती है, गिवन पे पहले फोकस करिए, उसके बाद कंडीशन को जांचिए, उसके बाद क्या चीज इवैल्यूएट करनी है उस पर कूद जाइए, गिवन कंडीशन टू फाइंड, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए तो पहली बात तो मास कितना गिवन है, 500 kg। हमने बोला ठीक है, मास कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मास कितना आ गया है, 500 kg आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड द लिफ्ट या एलिवेटर इज टू बी लिफ्टेड अपवर्ड्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब सवाल के हिसाब से जो वेलोसिटी है, दिस इज नथिंग बट 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फाइंड द मिनिमम पावर। क्या निकालना है, क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, पावर।
अब मैंने दिखा चुका आपको कि पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर के फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी ऑब्वियसली। अब फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जरा गौर करिए, जितना उस बॉडी का वेट है कम से कम उतना फोर्स तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हुए चलिए, जैसे मान लीजिए एक कोई बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी का जो मास है, इस बॉडी का मास है m के बराबर। अगर इसका मास m के बराबर है तो आप जानते हैं इसका जो वेट काम करेगा वो करेगा mg। इसका वेट कितना काम करेगा, mg के बराबर इसका वेट काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को लिफ्ट अप करना चाहूंगा तो मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, जितना इस बॉडी का वेट है। तो मुझे फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, mg के बराबर। क्लियर है, क्लियर है। फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, mg के बराबर। तो फट से mg लिख दो यहाँ पे, और बगल में आराम से क्या आ रहा है, वेलोसिटी। बगल में क्या आ रहा है, वेलोसिटी। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, काम समाप्त हो जाएगा। तो पावर के लिए m इंटू जी इंटू वी। अब m कितना है, सवाल में गिवन है 500 kg इज द मास, तो m की जगह पे 500, g की जगह पे क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। सवाल में अगर गिवन हो तो 9.8 गिवन हो, 9.8 लेके चल देना, ये फिर हल्की सी मैथमेटिक्स आ जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी कितनी गिवन है सवाल में, 0.4। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 0.4। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5000 इंटू ये आ चुका है आपके पास 0.4, ठीक है। ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, m था 500, g की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, कि इसको 4 से, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते इट बिकम्स 20,000, बट 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 2000। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट्स, एक साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए W बड़ा वाला लिखना, ठीक है। जब भी ऐसा होता है किसी यूनिट की अगर बात की जाए, अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड होता है तो वो जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल में आता है, ठीक है। तो पावर की यूनिट कितनी आ जाएगी, वॉट्स में आ जाएगी। और वैल्यू कितनी आ रही है सवाल के हिसाब से, इट इज जस्ट 2000 वॉट्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये जो 2000 लिखा हुआ है ना, इसमें ये जो 000 है, इसको मैं 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, वैसे आप चाहें तो यहां पे आंसर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो पूछा भी किस में है, वॉट्स में ही पूछा है, बट एडिशनल करवा रहा हूं मैं। अगर चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, वॉट्स के लिए सिर्फ W भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख के रखा हुआ है ना, आप जानते होंगे ये 10 की पावर 3 जो लिखा हुआ है इसको किलो कहा जाता है। जो 10 की पावर 3 लिखा हुआ है इसको किलो कहा जाता है। तो ये किलो और वॉट्स, दिस कुड ऑल्सो बी द आंसर, ठीक है। लेकिन हमसे सवाल में सिर्फ वॉट्स में पूछा हुआ था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारा पावर का फॉर्मूला और पावर का न्यूमेरिकल डन हो चुका है, ठीक है। ओके, ग्रेट जॉब। आगे बढ़ेंगे अब, चलिए अब आते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर। The linear momentum of a body is increased by 10%. Now what is the percentage change in its kinetic energy? ठीक है, तो परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपको एक कोई क्वांटिटी है x, ठीक है। हमको निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन, ये जो भी क्वांटिटी है इसका नाम है x, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी x क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आप जरा देखते हुए चलिए। परसेंटेज चेंज निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है, एक बात सुनिएगा, चेंज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है x में, तो x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू अपॉन x की इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये आ गया चेंज, लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज चेंज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये चीज दिमाग में सेट कर लेनी है, किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले, ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ये परसेंटेज चेंज की बात कर ली। अब दूसरी बात ना, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस ले लेते हैं। कई बार लोग अटक जाते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा। तो मोमेंटम को पहली बात P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया मोमेंटम का। उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, सीधे m इंटू वी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, m इंटू वी।
तो ये बेसिक फॉर्मूला आ गया है आपके पास मोमेंटम का। अब जरा गौर करिए, अगर मोमेंटम इनिशियल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और अगर मोमेंटम फाइनल है तो फॉर्मूला क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, मास तो इनिशियल फाइनल नहीं हो सकता, ठीक है, वेलोसिटी लेकिन इनिशियल फाइनल हो सकती है, ठीक है। तो मास इनटू अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी कर दूंगा, यू कर दूंगा, तो इट बिकम्स इनिशियल मोमेंटम, इट बिकम्स इनिशियल मोमेंटम। ये इसका पहला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मोमेंटम फाइनल अगर आपको निकालना है तो मास इनटू हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी फाइनल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोमेंटम फाइनल का फॉर्मूला बन जाएगा। आई गेस आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमने मोमेंटम के बारे में देख लिया। वैसा ही फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, आपने सुना होगा। तो हाफ इंटू उसमें जो एम है वो क्या है, मास है, उसके बाद जो v का स्क्वायर है वो क्या है, वो दरअसल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। अब जरा काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। तो अब जरा इसको देखते हैं कि ये कैसे इसको बांटेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फिर मैं आपसे बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लीजिए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, क्लियर दैट। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यही वाला फंडा काम आने वाला है अगले वाले क्वेश्चन में। चले ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे है कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, नाउ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये सवाल जरा सा लंबा जाने वाला है, तो इसको अपन करते हैं बिल्कुल मेन स्लाइड पे, ठीक है। अब जरा गौर करिए, चलिए। तो मोमेंटम इज इंक्रीज बाय, आपने सवाल तो देख ही लिया होगा, सवाल देख लो अच्छे से। मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो अब जरा आते हैं यहां पे, पहली बात सुनिए, मोमेंटम P को इंक्रीज करा है, इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट, 10%, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जरा सुनिए। मोमेंटम अगर इंक्रीज हो गया है तो उसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, तो वो इनिशियल नहीं है, वो फाइनल है। क्या है, वो फाइनल है। तो फाइनल मोमेंटम कितना बन गया, जरा सुनना, जितना इनिशियल है, ठीक है, उसमें आप देखो इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 10%। जो लिखा है उसको बोलते बोलते लिख देंगे 10%, ठीक है। तो 10 पर का मतलब होता है डिवाइड, सेंट का मतलब सेंचुरी मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आगे आपको समझ, तो मैंने अभी क्या लिखा है सॉरी, मोमेंटम फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम इनिशियल प्लस 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ मोमेंटम इनिशियल। तो जो 10% की बढ़ोतरी मिल रही है, वो 10% की जो इंक्रीज मिल रही है, वो बेसिक वैल्यू पर ही मिल रही है। इसका मतलब मोमेंटम अब कितना होगा फाइनली, जितना इनिशियल था उतना तो रहेगा, प्लस 10% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, किसका 10%, इनिशियल मोमेंटम का 10%, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को हम खोल के देखते हैं। देखिए मोमेंटम फाइनल कैसे निकलता है, मैं बता चुका था, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मोमेंटम इनिशियल कैसे मिलता है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, प्लस अब जरा गौर करिए, 10/100 क्या हो गया, 1/10, क्या हो गया, 1/10। तो इनिशियल मोमेंटम अपॉन 10, यही बचेगा ना, 1/10 इंटू इनिशियल मोमेंटम, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम अपॉन 10। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो m इंटू वी इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 इंटू एम यू करेंगे, ठीक है। तो 10 MU प्लस MU मतलब 11 MU अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 10, ठीक है। अब जो जाने वाला है वो तो चला ही जाएगा, जैसे कि m से m यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। जब m से m कट जाएगा आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा v इज इक्वल्स टू 11/10 इंटू यू बचेगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, आप समझ रहे हैं, इत्मीनान से इसको देखिए, ठीक है। अब उसके बाद बस इतना करना है कि v को छोड़ देना, u को नीचे पटक देना, और ये आ जाएगा 11/10, ठीक है। ये हमारे पास फुल आंसर तो नहीं आया, लेकिन एक इक्वेशन तो बन गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। v/u का रेशियो हमारा आ चुका है। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वो कैसे निकाला जाएगा जरा देखते हैं, ध्यान दीजिए। चले अब निकालना है परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे आ रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता चुका था, किसी भी चीज में अगर चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू हम क्या कर देंगे, इनटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करें इस फॉर्मूले को हम आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं। तो अब यहां से आता है हमारा एंडिंग सोल्यूशन, ठीक है। अब जरा गौर करिए, तो परसेंटेज चेंज ही निकल रहा है, क्या निकल रहा है, परसेंटेज चेंज ही निकल रहा है। अब जरा गौर करिए, के फाइनल मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास बेसिक जो आ रहा था, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100% से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चले अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, गौर करिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। हाफ एम यहां से कॉमन निकालो, यहां से हाफ एम कॉमन निकालो, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर v का स्क्वायर बचेगा माइनस u का स्क्वायर बचेगा अपॉन नीचे क्या बचेगा, सिर्फ u का स्क्वायर बचेगा, इनटू क्या कर देंगे हम 100%, तो चल ही रहा है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे एंडिंग पे आ रहे हैं हम, जरा गौर करिए क्या निकल रहा है, परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है। इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और इनटू में तो 100% है ही, इसमें कोई शक तो आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मैं जमा करके लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ये जो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है ना, इसको अगर हम चाहें तो वी बाई यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर जो क्या होता है, जस्ट 1 होता है, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है हमको 100% के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जो v बाई यू आ रहा है, v बाई यू की वैल्यू हमको निकल चुकी थी पहले ही, दैट वाज 11/10, ठीक है। अब उसी वैल्यू को यहाँ पे भरना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम अब ये अपन सेपरेट कर लेते हैं पूरा सोल्यूशन, तो ये हमारा जो परसेंटेज चेंज है उसका जो आंसर आ रहा है, आंसर किसका आ रहा है, परसेंटेज चेंज का आंसर आ रहा है। कैसे आएगा वो, v बाई यू का होल स्क्वायर। अब v बाई यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 11/10 आ गई है। तो हमको क्या समझना है कि अच्छा 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। अब सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये इसको देख करके ही तो लिखा है, v बाई यू की वैल्यू क्या आई थी 11/10, बस उसका स्क्वायर कर देंगे, और -1 तो चल ही रहा है। अब जरा गौर करें, 11 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 121 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, -1 चल रहा है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100% से। अब जरा अल्टीमेट फाइनल सोल्यूशन पे आ गए, 121 माइनस 100 करेंगे तो बचेगा 21, नीचे कितना आ रहा है 100 आ रहा है, इनटू में क्या जा रहा है, इनटू में जा रहा है 100%, क्या जा रहा है इनटू में 100% जा रहा है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे जो चीज कटनी है वो कट जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा, और आंसर कितना आएगा, जस्ट 21%। ये है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 21% आ गया। ये आपका पूरा सोल्यूशन है, डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस सवाल में पूछा होता कि मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 10%, तो जो प्लस लिखा है ना यहाँ पे, इसकी जगह बस माइनस आ रहा होता, ठीक है। हालांकि अभी इंक्रीज करवाया है तो प्लस का प्लस चलने वाला है। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई? कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे आप लोग, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और बिना नोट करे आगे मत बढ़िएगा। ये आपको समझ में आ गया पूरा सोल्यूशन? ओके, तो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आ चुका है, 21%, ये डन क्वेश्चन हो चुका है। अब आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, तो जरा गौर करते हुए चलेगा। जो गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग हम चल देते हैं, सुनिए अच्छे से। अब बॉडी ऑफ मास कितना है, 5 kg है। बस रोमांटिसाइज नहीं करना है, सवाल का देखना है पूरा डेटा और बस चिपकाते हुए चलना है। तो मास कितना है, 5 kg है। इनिशियली एट रेस्ट, अगर इनिशियली एट रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स कितना अप्लाई करके रखा है, फोर्स अप्लाई करके रखा है 20 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। मतलब समय सीमा जो दे के रखी है
वो देके रखी है 10 सेकेंड्स। ये हमने क्या करा आपको पता है, ये सवाल का स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच हमने फॉलो कर दिया है। वो अप्रोच हमारी क्या होती है, गिवन लिख लेना एक बार, अब इन चीजों पे हमको बिल्डअप करना है, ठीक है। ये यू लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये तो काफी लोग उसको वो समझ लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वैसा नहीं है, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको निकालना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि सर वेलोसिटी जीरो है तो जीरो पुट कर दीजिए, एनर्जी जीरो आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपसे पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। अगर हमसे ये पूछते कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन, तो आप क्या बोलेंगे, जब बॉडी स्टार्ट हो रही है, इनिशियली क्या थी, वो रेस्ट पे थी, उस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो फॉर श्योर, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज पूछा हुआ एनर्जी एट 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो पहले हमको एक काम करना पड़ेगा, मास तो सेम रहने वाला है, वेलोसिटी निकाल लो कि 10 सेकंड्स पे वेलोसिटी क्या है, क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो कि 10 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है। तो हम अब निकालना शुरू कर लेते हैं, जरा गौर करिए। नाउ वी आर इवैल्यूएटिंग वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक बात जरा आप सोचिए, आपको अगर कोई सी भी इक्वेशन यूज करनी है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो सॉरी, आपको एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो एक काम किया जाए, ए निकाल लिया जाए पहली फुर्सत में, ठीक है। इन सारे डेटास को देखते हुए मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे ए निकालना है तो मेरी हेल्प कौन करेगा, फोर्स। अगर मुझे ए निकालना है तो मेरी हेल्प कौन करने वाला है, फोर्स करने वाला है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए के बराबर। तो अगर एफ इज इक्वल टू एम ए है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। अब जरा गौर करें, एफ की वैल्यू कितनी है, जरा गौर करना, एफ की वैल्यू कितनी है, 20, और कितना मास गिवन है, मास गिवन है 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जस्ट 4, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए का आपका आंसर आ चुका है। अब बस ए की वैल्यूज को आप भर दीजिए यहाँ पे, और फिर आपका सोल्यूशन तो डन वैसे भी हो ही चुका है। चले देखिए, v इज इक्वल टू यू कितना था, इनिशियली क्या थी, बॉडी रेस्ट पे थी, 0, प्लस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और वेलोसिटी चाहिए एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 0 प्लस 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 प्लस 40, जिसके हिसाब से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट हमें क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी। कई लोग क्या होता है कि वहीं पे अटक जाएंगे, बट ऐसा मत करना, अभी सवाल बचा हुआ है, निकालने को क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। जरा गौर करिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जरा गौर करिए, हाफ को तो मत छेड़िएगा। उसके बाद m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू गिवन थी सवाल में, इस जस्ट 5 kg, ठीक है। तो 5 को पुट करिए। उसके बाद करना पड़ेगा आपको वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी आ चुकी है आपके पास, वेलोसिटी आ चुकी है 40। ए कितना आया था, 4 आया था, टी कितना था, 10 सेकेंड था, सवाल में गिवन है। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। क्या कर देंगे, 40 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या बच रही है, हाफ इंटू मास इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, 1600। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जरा इसमें काटा पीटी मचाई जाए। जैसे इसमें काटा पीटी हम मचाएंगे तो ये इसको काटेगा 800 से, कितने से काट देगा, 800 से काट देगा, ठीक है। जब यहाँ पे कट गया है तो अब क्या बचने वाला है, काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 800, कितना आने वाला है, 5 इंटू 800। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आराम से करना, 800 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर आने वाला है 4000। कितना आंसर आने वाला है, 4000। काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो ऑब्वियसली एक तरह का एनर्जी वर्क होता है, वर्क एनर्जी होती है, तो यूनिट क्या होती है इसकी, जूल्स के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया हमारा 4000 जूल्स, ठीक है। आपको आई गेस ये वाली पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो जरा कॉपी किताब लेकर के बैठे होंगे आप लोग, इसको फट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़े। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी डन हो गया है, ठीक है। अब आ रहे हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स दैट वुड स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg इन, अगेन वही वाला कंफ्यूजिंग टर्म कि यहां तो लिखा है वेइंग लेकिन आगे लिखा है मास, तो हम किस पे करेंगे भरोसा, ऑलवेज गो विद द यूनिट, ऑलवेज गो विद द यूनिट। तो क्या ये चीज वेट गिवन है, नहीं, ये चीज क्या गिवन है, मास गिवन है। क्या गिवन है, मास गिवन है। अब जरा शुरू करें इसको, है ना।
एवरेज फोर्स निकालना है आपको, मास है 500 kg और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है 25 मीटर और स्पीड क्या थी 72 kmph, ठीक है 72 kmph। अब जरा गौर करना, दैट वुड स्टॉप, इसका मतलब कार रुक रही है, ठीक है, तो फाइनली कार रुक जाएगी। इसका मतलब सवाल में एक चीज डन है पहले से ही कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। आगे आपको समझ। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये kmph क्या होता है? इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, और ध्यान रखिएगा एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मुझे किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कन्वर्जन फैक्टर सिखा देता हूं। देखिए इस चीज को नोट कर लीजिए, जब भी गिवन होता है 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब मोशन पढ़ेंगे तो इसको एक बार डिटेल में स्टडी भी कर लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि 36 kmph जो होता है ना, वो होता है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब सवाल में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स दैट वुड स्टॉप अ कार वेइंग, चलो ठीक है। इसका मतलब मास गिवन है, मास कितना गिवन है, मास गिवन है 500 kg, ओके। कार के हिसाब से कम मास है, ठीक है। तो मास कितना है इसका 500 kg। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करा गया है वो करा गया है 25 मीटर। इफ द इनिशियल स्पीड इज दिस मच, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड कितनी है, ध्यान दीजिए 72 किलोमीटर पर आवर, और मैंने पहले से बोल के रखा है आपको कि 36 किलोमीटर पर आवर होता है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये जस्ट डबल हो गया है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जरा गौर करना। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास कितना गिवन है, मास सवाल में गिवन है 500 kg, ठीक है। ए निकालना पड़ेगा क्योंकि ए अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब ए को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए काम करिए। अगर टाइम गिवन होता तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर लेते, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर अप्लाई कर लेते। बट यहाँ पे ए निकालने के लिए टाइम गिवन है नहीं, तो हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन पे। कहाँ पे हम जाएंगे, थर्ड इक्वेशन पे। तो अब जरा थर्ड इक्वेशन से ए निकाल करके आते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, करेक्ट। यहां से जब a निकालना है तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा। अब जरा v का स्क्वायर करिए, तो v का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फाइनली द बॉडी वॉज कमिंग टू रेस्ट, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो जीरो का स्क्वायर छोड़िए, उसके बारे में क्या बात करना। उसके बाद u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है। अपॉन 2 इंटू एस करेंगे, एस कितना है सवाल में 25 मीटर्स। तो ए कितना आ जाएगा पता है, ये हो जाएगा माइनस का 400, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर करा इट बिकम्स 400, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। अब जैसे आप ए निकालेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर कितना आने वाला है -8। -8 आ रहा है एक्सेलरेशन, इसका मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में हो रहा है रिटार्डेशन। अब जब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 500 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -8 आ चुकी है। जिसका मतलब ये होता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव में आंसर प्रोड्यूस करेगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, जस्ट इसको सॉल्व करिए तो -40 और 2 0 एक्स्ट्रा लगा देना, जिसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर आ जाएगा -4000 न्यूटन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है इनका पैटर्न फिक्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है यूजुअली इस तरह के सवालों में, ठीक है। और इन दो कंफ्यूजिंग टर्म से बचना, वेट लिखा हुआ है लेकिन क्या आपको वेट निकालना है, नहीं। जब ये दो चीजें आपको कंफ्यूज करें तो आपको हमेशा फोकस करना है ओवर द यूनिट। कहां पर फोकस करना है, ओवर द यूनिट। चलिए, तो बस यही था इस सवाल के अंदर। ये वाला सवाल हमारा हो चुका है डन। इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, कॉपी किताब लेकर के आप बैठे होंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आपको।
अब जरा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब फटाक से कूदते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ हाई must a body be lifted so that it gains potential energy equal to its kinetic energy while moving with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। यह आ गया आपको समझ। अब इसके लिए लॉजिक क्या होता है जरा गौर करिए। ऐसे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए ये एक ग्राउंड लेवल है। अगर हम ग्राउंड लेवल से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं तो यहां पर इस बॉडी का जो मास है वो मास है m के बराबर। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका मास है m के बराबर, ठीक है। और ये जो हाइट है ये हाइट है h के बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में इसको ऊपर लिफ्ट अप करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, जितना बॉडी का वेट होगा उतना तो फोर्स अप्लाई करना पड़ा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा h के बराबर। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि इस बॉडी को लिफ्ट अप करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, mgh के बराबर करना पड़ा। और जो हम वर्क करते हैं वही इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इसकी एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, mgh। जिस बॉडी का मास m है, अगर मैं उसको h हाइट के ऊपर लेकर के आ जाऊं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आने वाला है उसके ऊपर वो कितना आने वाला है, mgh, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना। अब सवाल को देखना, सवाल को जब डिकोड किया जाता है ना तो वो आपको अप्रोच की पहली स्टेप कैसे देता है, जरा यहां देखो। हाउ हाई मतलब कितने हाइट पर बॉडी को प्लेस करना पड़ेगा, इसका मतलब हाइट ही रिक्वायर्ड है। मस्ट द बॉडी बी लिफ्टेड सो दैट इट गेन्स अ पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब सवाल क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, और वेलोसिटी वगैरह गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, वो तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब जरा शुरुआत से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसी बात को तरीके से लिखना शुरू करना। देखो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल में गिवन क्या है कि द पोटेंशियल एनर्जी है ना इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। यह आ गया आपको समझ, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट mgh, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m इंटू v का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जिसको जाना है उसको जाना है, m से m तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचने वाला है, इसके बाद बचने वाला है gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। अब सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे हाइट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है आपसे, हाउ हाई, मतलब आपसे हाइट ही पूछा हुआ है ना, ठीक है। तो हाइट जब निकालना होगा तो बस h को रखो इस तरफ, बाकी सबको यहीं फेंक दो, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन नीचे 2, और ये g आकर के बाजू में समा जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2g के बराबर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अब जरा गौर करिए, h इज इक्वल्स टू, पहली बात तो v का स्क्वायर करना है। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900 अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू जी, तो 2 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 10, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 900 बाई, इट इज नथिंग बट 20। अब जिसको जाना है उसको जाना है, तो h यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 बाई 2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, जस्ट 45 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये भी सवाल बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी चीज हुई थी जो कि शब्दों में समाई हुई थी, इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि ये समझना कि सवाल की बेसिक कंडीशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। फॉर्मूला हम जानते थे, फट से भर दिया, और उसके बाद सट से तुम्हारा आंसर आ गया 45 मीटर्स, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले वाले सवाल के ऊपर जल्दी। ओके डन, चलें चलें चलें। अब जरा आते हैं, ये हाउ हाई वाला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अ रबर बॉल फॉल्स ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड लूजेस एनर्जी ऑफ 25% व्हाइल कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ रिबाउंसिंग, या फाइंड द हाइट ऑफ रिबाउंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। जब रबर की बॉल ने जमीन पे हिट करा तो कितनी एनर्जी उसकी लूज हो गई, 25%, ठीक है। तो उसकी एनर्जी कितनी वेस्ट हो गई, कितनी खत्म हो गई, 25%। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों खत्म हो गई, क्योंकि बिकॉज देखो जब ये कोलिजन हुआ होगा ना, जब कोलाइड करती हैं दो बॉडीज, तो एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन।
अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वो इतना आइडियल केस है, बिकॉज वहां पे ऐसा मानते हैं कि अगर परफेक्टली आइडियल कोलिजन हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है तो वहां पे एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जबकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात सोचें तो यहाँ पे कभी भी इलास्टिक कोलिजन जैसी चीज देखने को नहीं मिलती है। यहाँ यूजुअली कैसा होता है, इन इलास्टिक कोलिजन, जहां पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस तो होता ही होता है, ठीक है। अब वो जैसे जो कोई बॉडी जमीन पे हिट करती है ना, एक टक सी आवाज भी आती है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वो जो उसकी एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा साउंड के फॉर्म में भी डिसिपेट हो गया, तो एनर्जी का लॉस तो होता ही है। यहां पे सवाल में कितने का लॉस हो रहा है, 25%। तो जब अपने पास एनर्जी कितनी थी 100%, उसमें से कितना लॉस खा गया अपन, 25%, तो कितना बचा अपने पास, ये बचा 75%, ठीक है। तो यहां पे अगर 25% का लॉस हो रहा है तो कितना बचेगा एनर्जी, 75% बच जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करिए, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ रिबाउंसिंग, ठीक है। तो अब कितनी हाइट तक वो रिबाउंस करेगा, बस ये निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं, देखो अच्छे से देखो, ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। एक बॉडी है जिसको हमने यहां से ड्रॉप करा, इस बॉडी को हमने यहां से ड्रॉप करा, बॉडी यहां पे टकराई, चलेगा आपको इतना। अब ये जो हाइट है, इस हाइट को हम क्या मान लेते हैं, इस हाइट को मान लेते हैं अभी h। कितना मान लिया हमने इस हाइट को, अभी h मान लिया, जो कि हमको सवाल में गिवन है कि इनिशियली हाइट कितना था, 20 मीटर का हमारा हाइट था, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ है कि अब कितना रिबाउंस करेगा, तो एक बात जरा सोचिए, जब 25% का एनर्जी का लॉस हो चुका है तो जो रिबाउंसिंग की एनर्जी होगी वो कितनी से होगी, 75% से होगी। तो अब ये रिबाउंस जब करेगा तो मान लो ये रिबाउंस करके आ रहा है यहां तक, तो बॉल जो है वो रिबाउंस करके आ रही है बस यहां तक, ठीक है। तो ये जो था ना, दिस वाज द इनिशियल केस, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट जहां से आपने बॉडी को ड्रॉप किया था। तो ये नीचे जा रही थी बॉडी, बॉडी कहां जा रही थी, यहां से नीचे जा रही थी। उसके बाद टकरा के जब रिबाउंस करी तो बॉडी कहां आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन पे नहीं बनाया, मैंने उसको अलग से बना दिया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है फाइनल पॉइंट। क्या दिख रहा है आपको, ये फाइनल पॉइंट। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, आपसे पूछा है कि ये वाली जो हाइट होगी ना, ये वाली जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी। तो इस हाइट को हम एक काम करते हैं, एच डैश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एच डैश बोल देते हैं। अब जरा सोचिए, इनिशियल टोटल एनर्जी थी, फाइनल में क्या हो गया, 25% का लॉस हो चुका है। तो हम एक बात अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो कितनी बची पता है, ये कितनी बचेगी, 25% तो लॉस हो चुका है, तो कितनी बचेगी, 75%। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 75, पर का मतलब डिवाइड, सेंट का मतलब सेंचुरी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 75% ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आई गेस आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, m इंटू जी इंटू एच डैश बोलना, बिकॉज फाइनल पॉइंट पे हाइट कितनी आ रही है, एच डैश आ रही है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, जरा इसको सॉल्व करना है, 25 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, m इंटू जी इंटू एच इनिशियल। एच इनिशियल कितना है, 20 मीटर है, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे अभी थोड़ी देर में। अब जिसको जाना है उसको जाना है, m और m अब हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, जरा गौर करो अच्छे से, ये बचने वाला है बस, अरे जी और जी भी तो नहीं रहे, वो भी तो गायब हो जाएंगे अब, तो जी और जी भी साथ छोड़ के चले गए, ठीक है। तो अब जो बच रहा है उनके साथ खेल लेते हैं। तो यहां बचेगा एच डैश, ये कितना आ जाएगा, 3/4, और इनटू में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। तो एच डैश इज इक्वल्स टू इतना आ गया समझ, 3/4 इनटू इनिशियल हाइट कितनी थी, इनिशियल हाइट वाज 20। जरा गौर करना, जब ड्रॉप किया था तो कितनी हाइट से ड्रॉप किया था, एच की हाइट से, और जब वापस वो रिबाउंड करा तो कितनी हाइट पे रिबाउंड करा, एच डैश पे, ठीक है। तो एच डैश इज जस्ट 3/4 ऑफ इनिशियल हाइट, ठीक है। जब इसको हम काटा पीटी यहाँ मचाएंगे तो 5 रहेगा ये, तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5, तो एच डैश हमारा कितना आ जाएगा, 15 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ध्यान रखिएगा इसको, सही सवाल था ये, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी किताब लेकर के बैठे होगे, डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, डायग्राम से परसेप्शन सेट होता है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल तो हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको भी छाप लेना अच्छे से, और उसके बाद कॉपी किताब लेके बैठे होगे, इसको भी सही से नोट कर लेना। तो आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल के ऊपर, तुरंत से पहले भागेंगे, चलिए डन। अब आ जाते हैं, पार्टिकल का मास कितना गिवन है, 5 kg।
A particle of mass 5 kg is dropped from a height of 4.9 meters. Obviously, find the velocity with which the body strikes the ground. किस velocity के साथ बॉडी जमीन पे हिट करने वाली है, और ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी विथ विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड. कितनी एनर्जी के साथ बॉडी जमीन पे हिट करेगी. कई लोग ये सोच लेते हैं कि सर जब किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं जमीन पे तो वो रुक जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो होनी चाहिए क्या. नहीं, ऐसी गलती मत करना, बिकॉज वेलोसिटी जीरो हो गई है टकराने के बाद में. आपसे पूछी जाती है टक्कर होने के टाइम की वेलोसिटी. आया आपको समझ में? आपसे पूछते हैं टक्कर होने के टाइम की वेलोसिटी. तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हाइट जो है ना ये 4.9 मीटर. अगर आप जरा गौर करें तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब हाफ कर देंगे ना, तो भी जो नंबर आता है मतलब इसका जो मॉड्यूलस आता है वो 4.9 आता है. इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप 10 लेके चलेंगे ना जी की वैल्यू को, तो आपका लॉस होगा. यहां पर इस तरह के सवाल में जी की वैल्यू को आप क्या लेके चलिए, 9.8 लेके चलेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा. ठीक है, अब जरा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को. चले सवाल पे आ रहे हैं. और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आप जरा गौर करें ना अगर, तो टाइम वाइम गिवन नहीं है. टाइम गिवन नहीं है, इसका मतलब टाइम गिवन नहीं है, टाइम पूछा नहीं, मतलब टाइम काम का नहीं होगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी मत अप्लाई करना, बिकॉज टाइम आता है वहां पे. टाइम गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, काम का नहीं है. सेकेंड इक्वेशन में भी टाइम आता है, मत अप्लाई करना. ठीक है, अब जरा देखो, ये बॉडी थी, इस बॉडी को हमने ड्रॉप करा, इस वाली बॉडी को हमने ड्रॉप करा फ्रॉम हाइट ऑफ, इस बॉडी को हमने ड्रॉप करा फ्रॉम हाइट ऑफ 4.9 मीटर्स. ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट है 4.9 मीटर्स की हाइट. ठीक है, अब जब यहां से हम ड्रॉप करेंगे तो आपसे पूछा है किस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन पे हिट करेगी. एक बात सुनना अच्छे से, जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. अब सवाल आता है एक दिमाग में कि सर अगर हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है तो वो क्यों मूव कर रही है. वो इसलिए मूव कर रही है बिकॉज अर्थ उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो एक्सेलरेशन तो हो रहा है बॉडी के अंदर. इनिशियल वेलोसिटी हमने नहीं दी, हमने बस ग्रेविटी के हवाले उसको छोड़ दिया, तो हमारा हर ड्रॉपिंग वाले केस में यू कितना हो जाता है, जीरो. उसके बाद यहां पर डिस्प्लेसमेंट का ट्रैवल करेगी 4.9 मीटर के बराबर, किस वेलोसिटी से हिट करेगी वो निकालना पड़ेगा. तो यहां जब बॉडी जमीन पर हिट करेगी तो ये जो वेलोसिटी होगी इसको हमें कहना चाहिए फाइनल वेलोसिटी. इसको हमें क्या कहना चाहिए, इसको हमें कहना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमसे अभी पूछा हुआ है. अब एक काम करें, मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अप्लाई मत करना, बिकॉज वहां पे टाइम आता है. हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन. ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या होता है जरा गौर करिए. 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, अब आपको सब कुछ पता है. ए की वैल्यू क्या लेनी है, जी के बराबर 9.8 के बराबर, एस कितना है 4.9, वी कितना है वही तो निकालना है, और यू कितना है, यू कितना है, यू कितना है, बॉडी को ड्रॉप करा है, यू जीरो है. ठीक है, तो 2 और ए की वैल्यू क्या है 9.8. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4.9 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर. तो अब जरा ना काफी लोग क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे बिना दिमाग लगाए. ऐसा मत करना, एक बहुत मस्त चीज तुमको बता रहा हूं. देखो इसको लिख दिया पहले, जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना 4.9 से तो आंसर कितना आएगा 9.8. तो मैंने क्या करा है, इस 9.8 को लिख दिया मैंने पहले, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करा 4.9 से, तो मेरा आंसर वापस से कितना आ गया 9.8 आ गया. गुड जॉब. ये आ जाएगा वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर छोड़ो उसको, जीरो. ठीक है, इसको ना मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 9.8 इंटू 9.8 मतलब होता है 9.8 का स्क्वायर. ठीक है, जब यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी को मैं ऐसे ड्रॉप करूंगा ना, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी, जब वो जमीन पे हिट कर रही होगी. ये आपको समझ में आ गया. अगला पॉइंट क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी. तो जब वो भी कब निकालना है, जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी. कब निकालना है, जब बॉडी जमीन पे हिट करेगी, with which the body hits the ground. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करना है. ठीक है, अब जरा गौर करिए, एक बात सुनिएगा, यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहें, अगर हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ, ये लगा दिया मैंने सिंबल. ठीक है, बिकॉज स्मार्ट लोग मैथ्स में नहीं फंसेंगे यहाँ पे. तो हाफ इंटू मास कितना है 5,
और ये जो 9.8 है ना, आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान लीजिए, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितनी आने वाली है, ये आ जाएगी 500/2। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 250, और आखिरकार है तो एनर्जी ही, तो 250 जूल्स विल बी योर अप्रोक्सीमेट आंसर। क्या आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आपको 9.8 से ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9.8 का ये स्क्वायर कर लेना, आराम से कर लो कैलकुलेट, और फिर जो भी तुम्हारा अल्टीमेट आंसर आएगा दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। आ गया आपको समझ। तो ये हमने निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी, और ये हमने निकाल दिया कि क्या वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन पे हिट करेगी। स्मार्ट वर्क यहाँ पे करा गया, आप देख रहे हैं। कई लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे 96.02 या जैसे भी आंसर आएगा। तो ये रहा तुम्हारे पास वेलोसिटी एंड दैट्स इट, ठीक है। आएगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चले। ड्रॉ 3 ग्राफ्स रिलेटिंग मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब जो 3 ग्राफ है मोमेंटम, मास और वेलोसिटी को रिलेट करने वाले, वो जरा बना के चलना है। तो पहले तो एक काम करिए, पहली फुर्सत में मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लीजिए, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला ग्राफ बनाते हैं इस बारे में सोचते हुए कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। पहला ग्राफ ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है। अब जरा गौर करिए, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, पहले ग्राफ का जो हमारा हेडिंग है वो क्या है कि मोमेंटम अगर कांस्टेंट, देखो 3 ग्राफ कैसे बनेंगे पता है, एक बार मोमेंटम कांस्टेंट कर दो, एक बार मास कांस्टेंट कर दो, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो। तो हमारा पहले मोमेंटम हो चुका है कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया है कांस्टेंट, तो ये मास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन मोमेंटम, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन, एक छोटी सी गलती हो रही है, ओके ओके ओके। अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो चुका है तो मास आ जाएगा मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट था तो मास इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्या आ जाएगा, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर दो चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ डिक्रीजिंग सा बनता है, ठीक है। अब ग्राफ कैसा बनेगा इसका, जरा बना के दिखाते हैं आपको, देखिए। अब जरा गौर करिए, मोमेंटम तो हो चुका है कांस्टेंट, तो बचा है मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो मास आ जाएगा यहां पर और वेलोसिटी आ जाएगा यहां पर। अब यहां पे क्या होता है, जब मास बढ़ेगा ना तो वेलोसिटी घटेगी, जब मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। तो ग्राफ इसका विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो ये पहला वाला केस हो गया है जब मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा आप लोग को, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अगले वाले केस में क्या करने वाले हैं, मास कर देंगे कांस्टेंट, ठीक है। ये जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले केस पे आते हैं। तो मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता चुका था, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब केस नंबर 2 ले रहे हैं, पहला केस तो हो चुका है जहां पे मोमेंटम कांस्टेंट था। अब करने वाले हैं, अगर मास कांस्टेंट होगा तो कहानी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब सुनिए, अगर मास कांस्टेंट है, पहली बात तो ये देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ये कि मोमेंटम हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी घटेगी तो मोमेंटम भी घटेगा, ठीक है। तो दीज बोथ थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब भी चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका जो ग्राफ बनता है दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा इनका, स्ट्रेट लाइन। अब जरा गौर करिए, मोमेंटम और वेलोसिटी, इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, लेकिन मोमेंटम जो है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। और यूजुअली ऐसा करा जाता है कि वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट को रखते हैं। लेकिन दो जगह पे इस फंडे को गलत बनाया, मतलब दो जगह पे इस फंडे को फॉलो नहीं करा गया है, एक थर्मोडायनेमिक्स में पीवी डायग्राम के अंदर, और एक करा गया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में, ठीक है। जब उस पर आऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में। यहाँ पे क्या हो गया, मोमेंटम और वेलोसिटी कैसे हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनका जो ग्राफ होगा, इनका जो ग्राफ होगा दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज दो चीजें एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जल्दी इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके डन, चलो
अब तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या समझ के रखा है, मास इनटू वेलोसिटी। पहले केस में p कांस्टेंट था, दूसरे केस में m कांस्टेंट है, अब आ गया है तीसरा केस। मालूम है आप लोग को अब क्या कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी। क्या कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब जरा गौर करिए, देखिए इसको अच्छे से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप समझ सकते हैं मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू m नाउ, ठीक है। अब अगर दो चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, गिवन दैट वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर मास घटेगा तो मोमेंटम घटेगा, गिवन दैट वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब जब दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे देखिएगा मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और मोमेंटम क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब ये दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इज फॉर श्योर गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये तीन ग्राफ समझ में आ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तीन कंडीशंस पर बेस्ड तीन ग्राफ है, ठीक है। पहले कंडीशन में मोमेंटम कांस्टेंट है, फिर अगले वाले में मास कांस्टेंट है, फिर अगले वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी आएंगे 9th वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द पावर डिसिपेशन एट 2 सेकंड्स इफ द वर्क इज रिलेटेड टू टाइम बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हुए चलना कि पावर को डिफाइन कैसे करा गया है। देखो 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 अच्छे से देखो, पावर को डिफाइन कैसे करा गया है। पावर को डिफाइन करा गया है एज द रेट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या हम सही जा रहे हैं? अब जरा गौर करिए, अगर बॉडी को मूव करने के लिए टाइम कम मिला है तो हम क्या बोलेंगे, dt, ठीक है। t का मतलब होता है टाइम, dt का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम। अगर टाइम बहुत कम मिला है तो वर्क भी बहुत कम किया गया होगा, तो क्या बोलेंगे, dw। ये इक्वेशन बनी है कैलकुलस की, विच इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्क को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वी विल इवेंचुअली गेट पावर। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, अब जरा गौर करते हैं, जब पावर ही निकालना है तो आराम से वर्क को डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएशन तो चलने वाला है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और चलना किसका है, वर्क का। वर्क की इक्वेशन गिवन है 5t² 4t प्लस 6, ठीक है। तो करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो ये पावर के लिए क्या हो जाएगा, सुनो अच्छे से, 5 को पहले बाहर निकाल लो बिकॉज वो कांस्टेंट है। अच्छा एक बात सुनना, अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर वेरिएबल अंदर फंसेगा, उसका होगा डिफरेंशिएशन। 4 को रखो बाहर और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे t को। उसके बाद ये फंस गया ना कांस्टेंट अकेला, तो जब कांस्टेंट कोई अकेला फंस जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज निकालना, ठीक है। चले तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, 5 को छोड़ो, t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t। क्या होता है, 2t। अब किसी को अगर डिफरेंशिएशन के फंडे में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक जनरल सा फंडा सिखा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है t की पावर n को, तो आप n को नीचे उतार लीजिए, t की पावर हो जाएगा n-1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफरेंशिएट करना है t की पावर मान लीजिए 100 है, तो आप क्या करेंगे, 100 को उतार लीजिए पहली फुर्सत में नीचे, और उसके बाद t की पावर क्या हो जाएगा, 100-1, कितना होता है, 99, ठीक है। ऐसा ही फंडा हम यहाँ पे यूज करने वाले थे। t² था, पावर को उतारा नीचे, t की पावर क्या हो गया, 2-1, 2-1 क्या होता है, 1 होता है, छोड़ो उसको फिर, तो dt/dt 1 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो चुका है, 0 हो चुका है, जिसके हिसाब से पावर कितना आ जाएगा, 5 2 10, 10t प्लस 4। क्या आपका आंसर अभी कंप्लीट हुआ है? नहीं, आपका आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज पावर वॉज रिक्वायर्ड एट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने चीज लिख करके रखी हुई है, आगे आपको ये समझ में आ गई होगी, है ना। ये आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, पावर का आपका बेसिक जो था ना फॉर्मूला, जो इक्वेशन था वो आ चुका है। अब बस ये निकालना है कि पावर निकलेगी एट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स मतलब t की वैल्यू क्या पुट करना है, बस 2 पुट करना बचा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ पावर एट 2 सेकेंड्स, पावर निकालना है 2 सेकेंड्स, तो अब क्या करना बचा हुआ है, देखिए
P इज इक्वल्स टू, जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे कितना 10t+4 तो आ ही चुका था, लिख देते हैं इसको अच्छे से, 10t+4। अब पावर निकालना है आपको एट 2 सेकेंड, तो यहां पे t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 4 यहां पहले से मौजूद है, 10 2 से कितना आ गया 20, 20+4, तो पावर का आंसर हमारे पास कितना आ गया है 24, और पावर है इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट्स। तो आपका आंसर यहां पर भी डन हो चुका है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, कॉपी किताब लेकर के बैठा करो तो ही तो मजा आएगा, ठीक है। ये तुम लिख चुके होगे, अब जरा इसको आगे बढ़ते हैं, इसे खत्म करते हैं, चले आगे बढ़ते हैं अगले वाले और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम का फॉर्मूला अलग होता है, मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे निकालना है एक रिलेशन जहां पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक साथ आ रहे हो, आया आपको समझ, ठीक है। अब देखिए वो फॉर्मूला हम कैसे निकालने वाले हैं, पी के मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। चले अब देखिए डेरिवेशन शुरू करें, और बड़ा सिंपल डेरिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जरा गौर करिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मैं जो बता रहा हूं ना उस स्टेप को जरा फॉलो करना, सुनो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। सवाल है किससे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करना, मास करना, m से करना। कहां पे करना है, राइट हैंड साइड में, कहां पे करना है, राइट हैंड साइड में। तो जैसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे मास से, वो भी राइट हैंड साइड में, तो आपके पास कहानी क्या बनेगी पता है, k इज इक्वल्स टू हाफ। जैसे आपने मल्टीप्लाई करा तो ये mv का स्क्वायर था, तो अब ये क्या हो जाएगा, मास से आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो m स्क्वायर v स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आया आपको समझ। आपने मास से मल्टीप्लाई करा ना, तो mv के स्क्वायर को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा m से, तो m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिवाइड भी तो करना है m से। अब ऐसा मत करना कि काट दिया, अरे अगर काटना ही था तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा होता, अगर काटना ही होता तो मल्टीप्लाई मैं क्यों करवा रहा होता। अब ये करवाया क्यों गया, जरा गौर करिए, देखिए कुछ दिख रहा है आपको, ये कुछ फॉर्मूला था, ठीक है। m स्क्वायर v स्क्वायर जो है ना, इसको मैं अगर चाहूं तो मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे क्या आ जाएगा 2m, नीचे क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा। अब जरा गौर करिए, k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये mv का होल स्क्वायर है, ये क्या है mv का होल स्क्वायर। अब ये mv क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, गौर कर रहे हैं तुम लोग, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, नहीं होता, होता है ना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया मास इंटू वेलोसिटी, पहले से ही मालूम था, यहाँ पे mv का स्क्वायर चल रहा है मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर चल रहा है, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर चल रहा है, मोमेंटम का स्क्वायर चल रहा है, और नीचे क्या आ रहा है 2m आ रहा है, ठीक है। ये पूरी बात समझ में आ रही है। अब जैसे हम इसको हल्का सा सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास कहानी क्या आ जाएगी, इसको जरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जरा गौर करिए, ये क्या आ जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2mk, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2m इंटू k कर देंगे तो 2mk। आपको सिर्फ जब मोमेंटम निकालना है, आपको स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, जैसे जैसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया है विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही आ रहे थे, आपको याद होगा कि मोमेंटम वाज इंक्रीज बाय 10%, नाउ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, हमने निकाला था, उसका आंसर वाज 21%, आपने लिखा भी होगा कॉपी के अंदर, बट वहां हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करा, वहां हमने एक बहुत ही प्यारी अप्रोच अप्लाई कर दी थी, ठीक है, आपको ध्यान होगा। तो वो वाला क्वेश्चन हालांकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों को लेकर के ही आया था, बट इस फॉर्मूले के बिना भी वहां पे काम हो गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में ये काम पड़ जाता है, ठीक है। हम करवा देंगे वैसे वाले क्वेश्चंस भी, इसका पार्ट 3 भी लेकर के आ जाएंगे। तो आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी आई गेस, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, ये डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा।
अब ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आज के इस पार्ट के वो खत्म हो चुके हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बैचेस जो अवेलेबल है वो सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, स्पोकन इंग्लिश है, सीयूईटी है, एनटीएससी है और ओलंपियाड है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहां आपकी सारी क्वारीज जो है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।